नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। दोस्तों, रेपुटेशन मीडिया के प्रोग्राम खास शख्सियत में आपका स्वागत है। और आज के प्रोग्राम की खास शख्सियत है एक ऐसी हस्ती जिनका नाम है उदित नारायण बैसला। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, उदित नारायण बैसला एक चित्रकार हैं और उनकी चित्रकारी अपने अंदाज में बिल्कुल अलग है। मैं आपको बताऊं कि पूरे देश के अंदर ऐसी चित्रकारी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। वो पेंटिंग के बजाय रिसाइकलिंग मटेरियल से पेंटिंग बनाते हैं। जो वेस्टेज प्लास्टिक होती है उससे उनकी पेंटिंग बनाई जाती है। इनकी पेंटिंग के चर्चे पूरे देश के अंदर, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो या देश के बड़ी बड़ी हस्तियां हों, सब इनकी पेंटिंग के कायल हैं। आज हम इनसे बात करेंगे, जानेंगे इनके पेंटिंग का जो इनका सफ़र है, चित्रकारिता में ये कितने टाइम से काम कर रहे हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे उनके पारिवारिक पृष्ठभूमि की और चित्रकला के क्षेत्र में जो उनका योगदान है, जिसमें वो देश के कोने कोने में जाकर वेस्ट मटेरियल के प्रति लोगों में एक अलग जगा रहे हैं। तो आइए बात करते हैं उदित नारायण बैसला साहब से। बैसला साहब, नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल सही जी। वेस्ट मटेरियल का बड़ा शानदार यूज आपने अपनी चित्रकला में किया है। अब आदत एक्चुअली पेंटिंग बोलने की हम सब लोगों को है, अब पेंटिंग का तो आप यूज करते नहीं हैं, तो इसलिए पेंटिंग कहना भी इसको उचित नहीं है। तो मैंने तो देखा है कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब लोग आपकी पेंटिंग्स की प्रशंसा कर चुके हैं। इसमें तो हम भी बात करेंगे। पहले हम आपकी पृष्ठभूमि पर बात करते हैं कि आप बेसिकली रहने वाले कहाँ के हैं? जी, मेरा नाम उदित नारायण बैसला जी। मेरा गांव, छोटा सा गांव फरीदाबाद एतमादपुर। फरीदाबाद में आपका गांव है? एतमादपुर जी जी, वहाँ का रहने वाला हूँ। ओके। और ये मेरा बचपन से ही शौक था। पहले मैं कलर ब्रश से बनाता था, रंगशाई से। अब जो है मैं एक पर्यावरण को देखते हुए मैंने ये जो प्लास्टिक हमारे वातावरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है जी, तो उसको मैंने सोचा क्यों ना इसे आर्ट के थ्रू हम एक संदेश। नहीं, तो बड़ा शानदार आपका प्रयास है जी। हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी इस चीज़ को लेकर उत्साहित हैं कि आपका जो गांव है एतमादपुर, वहीं आपका जीवन, बचपन जो है वहीं गुजरा या कहीं बाहर रहे? नहीं, मेरा जन्म स्थान जो है गांव एतमादपुर ही है। अच्छा, एजुकेशन आपकी 12वीं तक है, मैं 12वीं तक पढ़ा हूँ। तो गांव में भी एजुकेशन रही? हाँ, गांव हमारा, जब हमारे गांव में 5वीं तक जो है ना स्कूल था जी जी। 5वीं के बाद हमें बाहर जाना पड़ा और मैंने 12वीं तक जो है शिक्षा ग्रहण करी। घर की स्थिति थोड़ी ऐसी नहीं थी, खेती थी जो पहले हमारे पिताजी आपके मतलब फार्मर, किसान, वो किसान परिवार में मैंने जन्म लिया है। जी जी जी। लेकिन वो जो है आजकल जो है औद्योगिकरण के कारण जो हमारे अखबार हो गए थे बचपन में ही। तो आपका जो गांव है वो फरीदाबाद सिटी के अंदर आता है? बिल्कुल सिटी के अंदर। जमीनें थी, वो सब जमीनें थी हमारी, नहर के इधर थी जी, खेत थे, और जो नहर के इधर थे वो बच गए। इधर जो है हमारे उद्योगों में और ये जो सेक्टर एरिया में आ गया, जो सरकार ने हमसे। कितने बहन भाई हैं आप? जी, परिवार में हम 5 भाई और 5 बहन हैं। अच्छा। बड़ा परिवार था। जी जी जी। और उस जमाने में ऐसे ही होता था, बड़े ही परिवार होते थे। हाँ जी, बड़ी। आपका कौन सा नंबर है? मैं 5वें नंबर पे हूँ जी। और भाई वगैरह क्या करते हैं? भाई हमारे जो है उनका यही किराया भाड़े का थोड़ा सा आ जाता है, रेंटल इनकम से जुड़े हुए चीजें, उनसे जुड़े हुए हैं। और ओके, सब ऐसी। तो मदर फादर हैं अभी? फादर हमारे नहीं है जी, मदर हैं अभी भी। अच्छा, मदर हैं। हाँ, मदर गांव में ही रहती हैं? गांव में रहती है, कभी मेरे पास रहती है। वो ऐसे है जहाँ उनका मन रहता है, उनको फ्री है। जी जी जी। कि बुजुर्ग तो हमारे जो है ना वो देव तुल्य हैं जी। बिल्कुल बिल्कुल, उनके हम सेवा करते हैं सभी भाई मिलके। नहीं, बहुत जरूरी है, तो बड़ी अच्छी बात है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारी छोटी सी फैमिली है, 2 लड़के हैं। ओके, 2 बेटे हैं? हाँ, 2 लड़के हैं। लड़की हमारे किसी भाई पे भी नहीं है। अरे हाँ जी, हाँ। और हमने एक
कन्या जो है साले की लड़की जो है गोद ली थी। जी तो आपको बता दूं, हाँ जी, तो हमारा कोई लड़की नहीं पूरे परिवार में, तो उसकी शादी मैंने ही अपने खर्चे से की। मतलब एक कन्यादान आप कर चुके हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। तो आपकी एजुकेशन के बाद आप इस चित्रकला के क्षेत्र में ही आए या किसी और सेक्टर में काम कर रहे थे? देखो, 12वीं कक्षा करने के बाद मैं एडमिशन ले लिया था कॉलेज में जी, लेकिन मैंने परिस्थिति देखी कि भाई अभी शादी, भाई बहनों की थोड़ा सा जिम्मेवारी है हमारे मम्मी पापा पे जी। तो मैंने पढ़ना ना सोच के मैंने कार्य करने की अपना सोचा कि मैं कुछ इनकम करूं जी। तो मैंने एक टेक्सटाइल डिजाइनर थे हमारे दीपक राउत बॉम्बे के जी, वहाँ से मैंने प्रैक्टिकली जो है ना कार्य सीखा और कार्य सीख के मेरा बचपन से ही जो है आर्ट में निपुण था। मैं बचपन में ही इंदिरा गांधी से मैंने सम्मान पत्र ले रखा है। कौन सी क्लास की बात है? जब मैं 7वीं कक्षा में था जी, तो ये हमारे बड़कल झील जब लबालब पानी से भरी हुई रहती थी जी, उस वक्त वहाँ पर एक कंपटीशन हुआ पूरे हरियाणा राज्य के स्टेटों का। तो हमारे टीचर जो ड्राइंग के टीचर थे उन्होंने कुछ स्टूडेंट जो स्कूल के उनकी कंपटीशन पहले हमारा कराया, करीब करीब 15 दिन हमारा कंपटीशन चला जी, स्कूल में ही जी। तो वहाँ से मैं जो है चुन के उनको वहाँ पर लेके गए। हर स्टेट से आए, जैसे रेवाड़ी, रोहतक, फरीदाबाद, ये अपने पूरे स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट हैं सबसे बाई डिस्ट्रिक्ट हरियाणा स्टेट से हर डिस्ट्रिक्ट से जो है ना स्टूडेंट आए जो ड्राइंग में ज़्यादा काबिल वो बच्चे थे। तो उसमें भी हमारा जो है ना चुनी हुई आर्ट में मेरा नाम आया और इंदिरा गांधी ने स्वयं हमारे को अपने गोदी में बिठा के जो है ना वो सांत्वना और पत्र दिया था जी। लेकिन उस वक्त ये अफसोस की बात है कि हमारे गांव में एक भी टेलीविजन नहीं था, दूरदर्शन का जमाना था जी जी। ये 83 की बात है, 82 की बात है। और लेकिन हमारे जो स्टूडेंट थे जो स्कूल के, उन्होंने मेरे को डॉक्यूमेंट, शहर में रहते होंगे बच्चे, हाँ, शहरों वाले ने देखा और कहा कि आपने देखा? मैंने कहा जी हमारे गांव में टेलीविजन ही नहीं है जी जी। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं 2 प्राइम मिनिस्टरों से देश के मिल चुका हूँ। मैं नरेंद्र मोदी से भी अब जाके जो है ना मिला हूँ। तो जब उस टाइम मिले थे इंदिरा गांधी जी से जी, तो आपको महसूस हुआ था कि मैं देश के बड़े नेता से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस हमारे लिए तो आम ऐसी थी 7वीं कक्षा में भाई यही है कि भाई आप ऊपर मत देखो, कैमरा मत देखो, आप अपना कार्य करो, बस ऐसे हिदायत हमारे वो दे रहे थे टीचर। आपको ये पता नहीं था कि इतना बड़ा सम्मान, इतना बड़ा ऑनर आपको मिल रहा है? जानकारी नहीं। तो उस वक्त हमारे बाद में सर्टिफिकेट भी आया और कुछ गिफ्ट भी आया उधर की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर की तरफ तो से। आप टेक्सटाइल के जो आपने वर्क किया उसमें कितने टाइम आपने काम किया? देखो, फिर मैंने जो है 12वीं कक्षा के बाद फिर मैंने कुछ, ये तो मेरी हॉबी थी बचपन से ही। मैं पेंटिंग्स का तो आपको एक जेनेटिक, मतलब आपके अंदर एक कला थी, वो बचपन से ही थी जी जी जी। और मैं जब 5वीं क्लास में था, जब मैंने एक हनुमान जी की तस्वीर बनाई, 5वीं कक्षा में हमारे जो अध्यापक थे उन्होंने उसका फ्रेमिंग करा के और उसका पूजा पाठ शुरू करी। हर मंगलवार को प्रसाद बंटता था हनुमान जी। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात थी कि मैं छोटा सा बच्चा और उनको वो हीरो बन गया था जी जी जी। तो ये बहुत, मैं प्रैक्टिकल बनाता था बचपन में। 10वीं क्लास का जब मैं 3री 4थी क्लास में था, जब देखा होगा एक प्रैक्टिकल में वो बनते थे मॉडल वगैरह जी जी, तो मेरे घर में भीड़ लगी रहती थी। इसमें तो मैं निपुण था। मतलब ये आपको एक मतलब बचपन से बड़ी नेचुरलिटी, नेचर से ही मेरे। जब आप ने ये सेक्टर ही क्यों नहीं चुना? इसका आपकी जानकारी नहीं थी कि ये कला का जो क्षेत्र है ये भी अपने आप में बहुत बड़ा, ब्रॉड इसका स्केल है जी? इसकी जानकारी नहीं थी? ये कैसे जी? उस वक्त हमारे टीचर ने, हमारे जो पेरेंट्स थे उनको सामने एक राय रखी थी जी कि आपका बच्चा बहुत होनहार है, इसका कला में बहुत निपुण है, तो इसको हम दिल्ली ले जाना चाहते हैं जी। उस वक्त एक कोई नोटबुक पुस्तक जो है ना चलती थी, चंदा मामा वगैरह जी, जिसमें चित्रकारी के थ्रू जो चित्रांकन और स्टोरी होती थी।
कि उसमें ये बहुत अच्छा नाम कमाएगा और बहुत आप, लेकिन हमारे पेरेंट्स को समझा नहीं तो उन्होंने जाने से भेजा नहीं मेरे को, वहाँ पर मना कर दिया कि नहीं जी, हम इन्हें दूर नहीं भेजेंगे। उनको जानकारी नहीं होगी कि सेक्टर्स में भी इतना अच्छा काम हो सकता है। तो मैंने धीरे धीरे अपना टेक्सटाइल लाइन जो चुनी जी, उसमें भी डिजाइनिंग का काम था, जो मैंने मतलब इसी से रिलेटेड ही था, रिलेटेड था। उसमें भी हमारा अच्छा जो एक्सपोर्ट का कार्य था, हमारे पास काफ़ी मैंने धन भी कमाया है, फैक्ट्री चली, लड़के थे मेरे पास, कंप्यूटर थी, मशीनरी थी, जो अब मैंने बंद कर दिया है। तो कितने टाइम आपने काम किया इसमें? कम से कम 12 साल या 2-3 साल तो मैंने सीखने में लगाए, 12 साल मैंने काम किया। तो काम अभी वो छोड़ दिया, बंद कर दिया? वो बिल्कुल बंद कर दिया है कि अब मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मेरे जो हॉबी, जो मैं 10-12 साल या 15 साल से अलग था, मतलब जिसको दबाए हुए थे कहते हैं ना जी, जो अपना हुनर है वो कभी छुपता नहीं है, वो निकलता है। फैसला साहब, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता क्या होती है? तो होता तो वही है जो ईश्वर की कृपा होती है, लेकिन जो अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ है ना जी, उस स्ट्रेंथ पे अगर काम ना हो तो आदमी उतना अचीवमेंट कर नहीं पाता जितना उसको करना चाहिए। और मदर फादर ने सोचा होगा कि पेंटिंग वेंटिंग क्या है, लेकिन अगर उसी फील्ड में आप जाते तो हो सकता था आज वर्ल्ड लेवल पर आपका नाम होता। जो आपके जो समय लिखा होता समय है, से पहले होता नहीं है। जी जी। तो फिर आपने कंपनी बंद करने के बाद एक्सपोर्ट की, फिर आप पेंटिंग में दोबारा आए? बंद मैंने नहीं की, बंद ये हालात ने कर दिए थे। नोटबंदी के दौरान कुछ ऐसे, कोरोना टाइम में, कोरोना और नोटबंदी ऐसे कुछ आए, कुछ लोगों ने हमें फायदा उठाया, जो बंद करना पड़ा ये कार्य। तो मैंने सोचा क्यों ना अपने उसमें शौक में या डिप्रेशन से ना जाके अपने जो शौक है उसमें, ये तो हो सकता है कि ईश्वर यही चाहते हो कि भाई जो कला है, जो इनके अंदर प्रतिभा है, उसको निकलना चाहिए, बाहर आना चाहिए। बस तो क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट का काम करते रहते तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर आपको ऑनर देने आते, प्राइम मिनिस्टर आपसे मिलते, आपकी प्रशंसा करते। बिल्कुल ये सही कह रहे हो आप। हाँ जी। तो किन किन लोगों ने आपकी तस्वीर की प्रशंसा की है? देखो, उस वक्त मैं टेक्सटाइल डिजाइनर में बन के और फैक्ट्री लगा के मेरे को समय ना मिला। तो एक बार मैं आपको बता दूं कैसे मैं इस लाइन में आया दोबारा। तो मैं एक सूरजकुंड क्राफ्ट मेला लगता है हमारे यहाँ पर, इंटरनेशनल। हाँ बिल्कुल, आपके पास ही है गाँव पे। उससे देश विदेश से जो है बहुत उच्च लेवल के चित्रकार आते हैं, आर्टिस्ट आते हैं। मैं जब टेक्सटाइल लाइन में था तो तभी भी मैं उनको जो है उनको देखने जाता था, उस सूरजकुंड मेले को। जी। सिर्फ उस मेले में मैं यही देखने जाता था कि क्या आर्ट है, क्या नहीं है, कैसे बनाते हैं, और सोचता था, लेकिन समय नहीं मिलता था क्योंकि 10-12 लड़के मेरे अंडर में कार्य करते थे, कंप्यूटर थे, सारा वर्कलोड रहता था। वर्कलोड इतना था कि मैं शादी ब्याह में भी नहीं जाता, सबकी शिकायत रहती थी कि आपको समय ही नहीं मिलता है। लेकिन मैं ये चाहता था, मेरे मन में टीस थी कि मैं भी इन चित्रकारों के बीच में एक मेरी भी एक स्टॉल लगे जी, जिसमें ये हमारे चीफ मिनिस्टर हरियाणा के आते हैं, उद्घाटन करते हैं और सम्मानित भी करते हैं जी। तो मेरे दिमाग में ये था कि एक न एक दिन मैं भी इसमें भाग लूँगा। और बीच बीच में टेक्सटाइल का काम था, उसमें भी हमने नाम कमाया। अच्छा, जो डिजाइन कहीं पास नहीं होता था वो मैं पास करता था उसमें मेरी, क्योंकि मैं बचपन से एडवांटेज आपको मिला टेक्सटाइल में। बिल्कुल। तो उसके बंद होने के बाद इसको मैंने अपना लाइफ में जो है धारण किया। मैंने कहने पे जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर एक बार उनकी मन की बात सुनी। अच्छा, मोदी जी की उसमें वो एहमान कर रहे थे चित्रकारों से। नागरिक को, देश के नागरिक हर तबके के नागरिकों को वो समझा रहे थे कि भाई स्वच्छ भारत अभियान 2014 की बात है, स्वच्छ भारत अभियान में कुछ ना कुछ अपना योगदान दें, चित्रकार अपने चित्रकारी से दें जी। क्योंकि पर्यावरण और जो है हमारा बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है। नई नई बीमारियाँ जो हो रही है, कोरोना जो हुआ है, ये पर्यावरण के कारण ही है। तो उसी से मैं प्रेरित होकर मैं ये सोच ही रहा था कि क्यों ना अपने कुछ ऐसी चित्रकारी बनाऊं जो लोगों को जागरूक करे, कुछ पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे। वेस्ट मटेरियल से तस्वीर बनाना, ये मैंने नहीं सोचा था। ये मैं तो अपने रंग से, ब्रश से ही बनाता था। पर मैं सोचा कैनवास पे मैं ऐसे चित्रकारी बनाऊं, पेड़ लगाओ,
पेड़ क्यों ज़रूरी है और सफाई क्यों ज़रूरी है, और ये सब सोच ही रहा था। ये मेरे दिमाग में ऐसा पड़ा कि जो प्लास्टिक पे तो बहुत ज़्यादा शोर मच रहा था कि प्लास्टिक हमारे पर्यावरण को सबसे ज़्यादा जो है दूषित कर रही है, गाय मर रही हैं प्लास्टिक खा खा के, और समुद्र में जा रही है, जीव जंतु मर रहे हैं। तो ये मेरे दिमाग में थी। ये मेरे को प्रेरित हुआ कि मैं आपको बताऊं घटना है कि कैसे मेरा टर्निंग पॉइंट आया प्लास्टिक पे जी। कि रात को 3 बजे मेरी आंख खुली और मैंने देखा कि कहीं स्मेल आ रही है जैसे वायर जल रहे हों जी। मैंने सोचा कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट है, अपना घर चेक किया, कहीं भी कुछ नहीं। तो बाहर देखा स्मेल आ रही थी, मैं लेट गया, फिर भी मेरे को लग रहा था भाई यार कहीं देखूं तो सही, कहीं आग तो नहीं लगी। थोड़ा दूर गया तो वहाँ पर क्या है, कबाड़ी लोग थे खाली प्लॉट में, वो तार को जला के कॉपर निकाल रहे थे जी। वहाँ पर देखा मैंने टॉर्च जला के, तो रंग बिरंगी तारें पड़ी और वो लगे हुए थे। तो मैंने सोचा ये कितना पॉल्यूशन फैला रहे हैं, ये वायर जो पड़ी हैं, ये वायर अगर पानी में जाएंगी तो भी गलेंगी, सड़ेंगी नहीं, क्योंकि प्लास्टिक खराब नहीं होती जी। और ये जला के वायु प्रदूषण फैला रहे हैं। रंग बिरंगी तार, क्यों ना इसको मैं कुछ ऐसा मॉडल बनाऊं, कुछ ऐसा करूं और इसी से प्रेरित करूं चित्रकारी के थ्रू कि भाई प्लास्टिक को किसी रचनात्मक काम में लगा के इसे यूज़ करो। वहाँ चार्जर, हेडफोन, लड़ियाँ ये सब पड़ी हुई थी। तो वो मेरे दिमाग में आया कि इससे मैं ज़रूर अपने आर्ट में यूज़ करूँगा, लेकिन चुनौती थी कि इसको चित्रकारी में कैसे लगाएं जी। इसको फिक्स कैसे करेंगे। तो मैंने उपाय ढूंढा कि भाई फेविक्विक आएगी। फिर मैं मार्केट गया तो एक टेप है, मोल्डिंग टेप, जो फर्नीचर में यूज़ होती है जी। अभी मैं चित्रकारी में मैंने दिखाऊंगा आपको। वहाँ रंग बिरंगी वो रखी हुई थी टेप, मैंने कि ये तो बैकग्राउंड के काम आ सकती हैं जी। और जो वायर है हमारे वो आउटलाइन के काम, क्योंकि वो किसी भी तरीका से उनका मोल्ड कर सकते हैं। हाँ कर सकते हो। तो मेरे दिमाग में एकदम हाँ भाई बन गई बात। तो सबसे पहले मैंने स्वच्छ भारत का चित्र मोदी जी का ही बना के, जो पीड़ा मन में थी मतलब वही आपने पहले उकेर दी वायर से। मैंने क्या अब रंग कलर ब्रश मैंने अलग रख दिए, क्यों ना ऐसी चीज से हम चित्रकारी बनाएं जो पर्यावरण को सबसे ज्यादा प्रभावित कर रही हो। जी, और वो जी। थी प्लास्टिक, वायर और ये सब चीज जो जला रही थी, प्लास्टिक का मटेरियल था सारा। बिल्कुल। तो पहली बार मैंने हमारे जो केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को दी जी। और अभी उनके पास है वो वायर से मैंने बैकग्राउंड और सब कुछ बना के दिया। उनको बहुत पसंद आई जी। बहुत खुश हुए और वो भीड़ लगी। गांव के लोगों ने भी मेरी प्रशंसा की और खुद कहा कि ये बचपन से ही इसमें निपुण है। जी। हौसला बढ़ा, ऊर्जा बढ़ी। तो कुछ ने दोस्तों ने कहा कि क्यों ना तुम इतनी अच्छी चित्रकारी बना लेते हो, इसे सूरज कुंड में लगाओ। और वो मेरे बचपन का मेरा ध्येय था, एम्स था स्टॉल लगाने का। तो मैंने बनाई जी। मैंने 20-25 ऐसी नेचर के संबंधित और फ्रीडम फाइटर की बनाई, भगत सिंह की बनाई, कुछ इस तरीका से राधा रानी की बनाई, ओम पे काम किया। और चीफ मिनिस्टर हमारे थे उस वक्त के खट्टर साहब जी। उस 2018 की बात है। और हमारे उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे योगी साहब है, मतलब अभी तो दोनों ही लोग प्रेजेंट में हैं। प्रेजेंट में ही है। उस 2018 में भी वही थे। हाँ वही तो सभी का और प्रधानमंत्री की तीनों की चित्रकारी भी बना दी थी जी। तो मैंने कहा मैं भाग लेता हूँ। लेकिन वहाँ गया तो भाई आप तो भाग नहीं ले सकते, कि आपके आइडेंटिटी कार्ड नहीं है आर्टिस्टों का। जी। तो वहाँ से पता चली कि ये आर्टिस्ट का जो आइडेंटिटी कार्ड है हाँ जी। ये रेवाड़ी में बनता है, हरियाणा का। हाँ। तो रातों रात वहाँ भागा, वहाँ पर जो है आर्ट दिखाई तो वो खुश हुए कि बहुत अच्छा, लेकिन आप इसको भाग नहीं ले सकते क्योंकि ये तो प्लास्टिक है जी। प्लास्टिक पे तो बैन है। हाँ। तो वहाँ के एक अफसर ने मेरी तरफ से बोला कि वेस्ट मटेरियल है और ये जो है ना ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसको जरूर चांस दिया जाए। तो वहाँ मेरा इंटरव्यू लिया गया जी। तो वहाँ मैं पास हुआ, तो आइडेंटिटी कार्ड मिला, तो बहुत जल्दी में मैंने भाग लिया वहाँ पे सूरज कुंड में। सूरज कुंड में जी। तो प्राइम मिनिस्टर आए थे उस प्रोग्राम उसमें? नहीं, उसमें हमारे ऐसा हुआ कि जैसे ही मैंने साड़ी लगाई तो वहाँ मीडिया पहुँच गया। वहाँ तो ऐसा आर्टिस्ट बहुत अखबारों में आने लगा। मैं तो रातों रात स्टार हो गया। मेरे दोस्त दूर दूर से लोग बाग देखने आए।
बहुत भीड़ लगने लगी, तो वहाँ जो एक मेला प्राधिकरण में एक टीम होती है, वो छांटती है कि भाई किसने विशेष अच्छा कार्य किया है, मतलब डिफरेंट वर्क किसका है। 1200-1300 वहाँ पर स्टॉल लगी हुई थी, और मेरी स्टॉल पे भी वो टीम आई, देख के वो हैरत रख के वो कहा भाई इनको तो चुनना, इनको तो सम्मानित करना चाहिए जी। तो क्या है, लास्ट दिन से एक दिन पहले हमारे गवर्नर आए थे उस वक्त के, कप्तान सिंह सोलंकी जी, और उत्तर प्रदेश से थी हमारी रीटा बहुगुणा, अच्छा रीता, और शिक्षा मंत्री थे रामविलास शर्मा जी, और हमारा मेले अधिकारी के बड़े बड़े अफसर डीसी वगैरह थे। उन्होंने हमें, एक चौपाल है वहाँ पे, जी, तो वहाँ 8-10 जो आर्टिस्ट लोग थे जिनका विशेष कार्य था, जी, उनको बुला के सम्मानित किया। मुझे कलानिधि अवार्ड से सम्मानित किया जी, और मेरे न्यूज़ में भी ये अखबार दूसरे दिन आई थी कि भाई आप, मतलब फिर उसके बाद आप फेमस होने लगे, और फेमस होने लगे। अच्छा, आपकी... आप पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री से कैसे मुलाकात हुई। उस वक्त के बाद मैं तो ये प्रोफेशनली नहीं था, मैं तो बिजनेसमैन आदमी था। धीरे धीरे ये हमारी बातें, हयात होटल में एक प्रदर्शनी थी, वहाँ पर पहुँची। वहाँ से फिर वहाँ आए हुए थे हमारे मुख्तार नकवी जी। जी, मुख्तार नकवी जी क्या है, हुनर हाट स्टार्ट करने वाले थे उस वक्त, या 1-2 प्रोग्राम हो गया था जी। तो उन्होंने हमारी आर्ट देखी, तो उन्होंने जब भी वो उनको एक लेटर दे गए कि इस आर्टिस्ट को हमारे हुनर हाट में भेजना। मैं बॉम्बे पहुंचा उनके निमंत्रण पे, सारा किराया वगैरह सारा खर्चा सरकार की तरफ से। फिर उन्होंने फिर मेरे को चांस दिया यहाँ दिल्ली इंडिया गेट में, हाँ वहाँ हुनर हाट लगी हुई थी। तो बॉम्बे में मैंने एक चित्रकारी बनाई थी इसी मटेरियल से, बिगर रंगशाही के, उनकी मुख्तार नकवी जी की। जी। उन्होंने कहा कि भाई तुम तो कलाकार मैंने पहली बार देखे हैं जो बिगर रंगशाही के भी ऐसे फोटो हूबहू बना देते हो, आप दिल्ली आइएगा, मैं आपका वहाँ पर। मेरे को लगातार उन्होंने चांस दिया, हालांकि लगातार मिलता नहीं है जी, जी, वहाँ पर बहुत कोशिश के बाद लोग बाग आर्टिस्टों को मिलता है जी, लेकिन जी। आर्ट के डिफरेंट था ना आपका, हाँ, बिल्कुल डिफरेंट था। इस वजह से यहाँ पर दिल्ली हुनर हाट जो लगी इंडिया गेट पे, तो वहाँ पे हमारे मुख्तार नकवी जी ने हमें सूचित किया कि आपकी स्टॉल पे देश के प्रधानमंत्री आने वाले हैं, कल आप उनकी चित्रकारी बना के रखिएगा। मैं कहा जी मेरी एक चित्रकारी थी, वो योगी साहब को मैंने प्रेजेंट कर दी। योगी साहब से भी मैं गोरखपुर में मिला था। ओके। लेकिन मैंने रात रात में प्रधानमंत्री की चित्रकारी बना के तैयार कर ली और सूचित कर दिया अपने हुनर हाट के जो मैन हमारे मिनिस्टर थे, जी, जी, जी। मुख्तार नकवी जी। तो दूसरे दिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आए और हम उनके सामने थे, बस एक सपना सा, जिनके मैं भाषण से प्रेरित होके मैंने इस आर्ट को स्टार्ट किया, वो मेरे सामने थे। स्वच्छ भारत अभियान और उसका हाँ, और मैंने हाथ मिलाया। लेकिन वहाँ पर भीड़ भाड़ थी। एक हमारी एक आर्टिस्ट थी बहन, वो अपंग थी, उनके जो है ना बैसाखी से उनकी, वो भी लेके आई चित्रकारी और मैं भी लेके मैंने भी भेंट की। तो उस वक्त वैसे उन्होंने बहुत तारीफ की, बहुत अच्छा बनाया है और इस आर्ट को आप अपने तक सीमित न रख के इसे जो और तबके के हैं, जो रोजी रोटी का साधन बने, आय का साधन बने, गरीब तबके को तक पहुंचाना। हाँ बिल्कुल। और ये जो है पॉल्यूशन फ्री जो है देश के लिए कि ये बहुत शानदार एक प्रयास रहेगा सर। चलो अब ये हमने इसकी प्रशंसा तो बहुत कर ली, लेकिन हम अपने दर्शकों को दिखा भी दें। एक इस आप उठाइए, एक एक करके दिखाइए। देखो जैसे ये मैं चित्रकारी, ये दर्शकों, ये जो पिक्चर है ये आपने वेस्ट प्लास्टिक मटेरियल से बनाई है। आप देखिए बिल्कुल बहुत शानदार, इसमें कोई कलर्स का यूज़ नहीं किया गया है। ये बड़ी नायाब अपने आप में एक तस्वीर है। दूसरी और दिखाइए। दूसरी इसमें क्या है कि ये जो बैकग्राउंड है जी, मैं आपको थोड़ा बता दूं जी, ये सनमाइका है ब्लू कलर की। ओके, सनमाइका है, कोई कपड़ा नहीं है, कागज नहीं है, ये सनमाइका है। और ये जो चांद बनाया है या सूरज वो भी है, ये सनमाइका का टुकड़ा है जी। ये येलो कलर सनमाइका। और ये जो मैं मोल्डिंग टेप बता रहा था ना आपको, जो फर्नीचर में यूज करते हैं, ब्लैक भी ऑरेंज भी, ये सब उसी के टुकड़े जो है ना चिपकाए, और वॉशेबल है, ये सदियों तक खराब नहीं। इसकी लाइफ क्या होती है जी? अब ये प्लास्टिक का तो पता ही है कि आपको इसकी लॉन्ग लाइफ है। एक बोतल को अगर हम खेत में दबा दें
तो 400-500 साल तक वैसे ही खराब नहीं होगी। तो इसको वॉशेबल है कितना भी। अच्छा, वॉश भी कर सकते हैं जी बिल्कुल। ये नेचर से संबंधित है। अच्छा। और एक ये मैंने बनाया है ब्लू जो है बेच रखा है इसका जी। ये जो ब्लू वो है सनमाई का है। ये चांदवी सनमाई का वो टुकड़े जो है ना, एक 3D इफेक्ट आपको देखने को मिलेगी। जैसे आप इसको हिलाओगे आपको देखेंगे कि एक बहुत अच्छा 3D वाला जो है इसमें आएगा। अच्छा, एक पोर्ट्रेट भी बनाता हूँ मैं। ये अभी ऑर्डर पे बनाया है हमने। ये ऑर्डर पे आपने बनाई ये है? ऑर्डर पे बनाया है। और ये एक मिलिट्री का फौजी का अफसर है, तो उनका ये सूबेदार मेजर का फोटो है। हाँ, सूबेदार मेजर का फोटो है। और ये बहुत पुराना जो है वो है इनका मतलब फोटो 2000 बताते हैं 1965 की लड़ाई में इन्होंने या कुछ भाग भी लिया था। जी ऐसा कुछ बता रहे थे, तो उसका मैंने ये फोटो बनाया। ये फोटो 1965 का है मतलब? हाँ जी 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 जी। मतलब ये फोटो पुराना फोटो है, उसी से आपने देख के इसको बनाया? देख के मैंने बनाया है ये सब। इसमें भी ये जो वर्दी है इसमें 1 इंच की टेप लगी हुई है। इनके चेहरे पे भी वो टेप लगी हुई है। और ये जो सनमाई का और उसको मिक्स करके बनाया, क्योंकि मेरा जो आर्ट है वो विभिन्न तरीका से बनाता हूँ। मेरी टेक्निक अलग है। मैं रंग शाइना यूज करके, पोर्ट्रेट हो, नेचर से संबंधित हो, सबका जो है मिश्रण इसमें करके बनाते हैं सर। चलिए, बहुत शानदार जी पिक्चर्स आपने बनाई हैं। इनको उधर ही रख देते हैं। तो अभी आप देश के जो विभिन्न क्षेत्रों में जो स्टॉल्स लगती हैं वहाँ आपको इनविटेशन जाता है और आप वहाँ अपनी स्टॉल्स लगाते हैं। अभी ये आपका चल रहा है जी। तो अभी ये बहुत शानदार कार्य है आपका और अपने आप में बिल्कुल नायाब है। तो अभी आपने क्या सोचा है इसको, जो देश के युवा हैं, जो नए लोग चित्रकला में आ रहे हैं, तो कुछ इंस्टीट्यूशन टाइप में या कुछ एक ऐसी छोटा सा एक इंडस्ट्री जिससे कि प्लास्टिक का यूज ज़्यादा से ज़्यादा इसमें हो, तो इस तरीके का कोई विजन आपने भी सोचा है? नहीं जी, कई ऑफर आ रहे हैं छोटे मोटे, लेकिन मैं जो है ना, मैं चाहता हूँ कि इस आर्ट को, पर्यावरण संरक्षण की जो आर्ट है, इसके माध्यम से हम एक तो नई पीढ़ी को ये प्रेरित करें कि प्लास्टिक हम पर्यावरण से बचाएं जी। दूसरा, मैं चाहता हूँ कि गरीब तबके के जो लोग हैं जिनका पेंटिंग में रुचि है, जिनका, क्योंकि अब डिजिटल वो आ गया है, सब फ्लैक्स में चले गए हैं जी। तो सरकार के थ्रू प्रोत्साहन मिले तो हम इसका एक वर्कशॉप खोलें, जो हमारे जो गिफ्ट आइटम बनाएं हम इसी मटेरियल से जी। और इस मटेरियल को, जो प्लास्टिक है, कहते हैं ये कभी खराब नहीं होती, तो वेस्टेज प्लास्टिक, तो इसको जब हम, मेरा विचार है कि मैं इसको सेल करके जी। और इसको जब वापस लूँ 2 साल बाद वापस भी ले सकता हूँ कुछ % पैसे से। जैसे आपने 1 रुपए की चीज ली हमसे जी, तो मैं चाहता हूँ कि 2 साल बाद हमें रिटर्न भी कर सकते हो, क्योंकि प्लास्टिक है जी जी। क्योंकि आप फेंकना मत, हम वापस लेंगे। लेकिन ये तो आप इतनी खूबसूरत बना देते हो, इसको फेंकेगा कौन? क्यों? मान लो कभी खराब भी हो जाए तो इसको फिर आप उसको दोबारा सही कर सकते हैं, रिसाइकलिंग हो सकता है। कई अभी मेरे को मैं तलाश कर रहा हूँ कि इसको, प्लास्टिक को एक मिक्सर करके और एक टैल बनती है जो पार्कों में और बड़े बड़े सड़कों में यूज कर रहे हैं लोग बाग। उससे मेरा अभी बात भी चल रही है जी कि हमारी वर्कशॉप भी रहेगी और साथ के साथ ऐसी टैल, और सड़कों में हम मशीन लगाएंगे जो इसका मिक्सर बना के और एक टैल बनाएंगे, वो मतलब प्लास्टिक का। टाइल्स की भी टेक्निक के बारे में विचार कर रहे हैं। इस प्लास्टिक को, जो यूजलेस प्लास्टिक है, हाँ जी, उसको हम टाइल्स में भी यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, चित्रकारी तो चल ही सकती है जी जी। तो लोग बाग फिर प्रेरित होकर बाहर ना फेंकेंगे, फिर इकट्ठा करेंगे और उन्हें 2 पैसे भी का भी उनको एक पर्टिकुलर अमाउंट भी उसका मिलेगा। तो पर्यावरण की रक्षा भी होगी और उनको एक इकोनॉमिक जो है एक उनका बेनिफिट भी होगा और देश का भी भला होगा और ये एक अच्छी चीज निकल के आएगी। बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक की जो लाइफ है वो ज्यादा है, तो जो पेंटिंग्स बनेंगी तो वो कई 100 साल ये पेंटिंग्स आपकी काम करेंगी, तो वो अपने आप में एक बड़ी अच्छी चीज है जी। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, जो नए देश के युवा हैं, जो चित्रकला में, चित्रकारी में अपना जो भाग्य है उसको आजमाना चाहते हैं और एक
आप एक ऐसे चित्रकार हैं जो बिल्कुल अपने आप में यूनिक हैं, तो उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन युवाओं के लिए आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? देखो, जो आपका हॉबी है, मैं चाहता हूँ हर इंसान में कुछ ना कुछ भगवान कुदरती रूप से एक प्रतिभा देते हैं। चाहे वो आपकी आर्ट हो, जैसे मेरी बचपन से चित्रकारी में शौक था। कई बच्चों में खेलों में रुचि होती है, जैसे कि पढ़ाई में इतने निपुण नहीं होते। कईयों को संगीत का शौक होता है, अलग अलग हॉबी हो सकती है। मैं सभी से, अपने जो बच्चों से, अपनी नई पीढ़ी से यही मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी कार्य करो उसे जुनून से करो और मेहनत से करो। और ये एक तपस्या है, ये एक पूजा है। जो भी आपका हुनर है उसको अगर आप तपस्या और पूजा और मेहनत से करोगे तो उसका फल मिलेगा और एक आप बहुत आगे तक जाओगे। और अगर आप रुचि ना रखोगे और कुछ ऐसे उस पर ध्यान नहीं दोगे तो आप आगे तक नहीं पहुंच पाओगे। इसके लिए बहुत कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और मेहनत का फल जरूर मिलेगा, उसको भगवान भी नहीं रोक सकता। मैं आप सभी से यही एक वो करना चाहता हूँ कि अपील कि जो भी कार्य करो उसको आप बड़ी मेहनत से करो, लगन से करो। और चित्रकारी हो या खेल हो या संगीत हो, सब में आप नाम कमाओगे। ये मेरी। अच्छा, कुछ दर्शक अगर हमारे पास कोई ऐसी डिमांड आए कि वो आपसे चित्रकारी सीखना चाहते हो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं चित्रकारी सिखाने के लिए तैयार हूँ। जो भी मेरे से जो है संपर्क कीजिए। मैं वर्कशॉप में लगाता हूँ दूर दूर कॉलेजों में, स्कूलों में, और घर पे भी अगर आप आना चाहते हो, जल्दी मैं एक वर्कशॉप स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको मेरे से संपर्क करना, मैं आपको सिखाऊंगा। चलिए ठीक है साहब, बहुत शानदार कार्य आप देश और समाज के लिए कर रहे हैं जी। आपसे बात करके हमें बड़ा अच्छा लगा। हमारा जो प्रोग्राम है रेपुटेशन मीडिया के माध्यम से हम लोग जो दर्शकों को दिखाते हैं, तो हमारे चैनल के बारे में भी आप कुछ कहेंगे? जी, मैं तो आपको अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, मेरे कार्य को देखा। और आपका बहुत बड़ा कार्य है, हमारा तो है ही है, आपका भी बहुत बड़ा कार्य है कि आप ऐसी ऐसी प्रतिभाओं को ढूंढते हैं और समाज के सामने रखते हो, जिससे कि दूर दराज के एक लास्ट के तबके का भी जो बच्चा है, जो इसमें रुचि रखता है, उसको भी बहुत प्रेरणा मिलती है। आपका काम भी बहुत तारीफ़ काबिल है। मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे यहाँ पर आए और आपने जो ये कार्य कर रहे हो, आपकी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। हमारी कोशिश तो यही रहती है कि समाज के और दर्शकों के बीच ऐसी ऐसी नई नई प्रतिभाएं लाएं जिससे कि समाज और समाज के लोग उनसे फ़ायदा ले सकें। तो आज के प्रोग्राम में हमें आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा और हमें उम्मीद है कि आगे आप समाज और देश के लिए ऐसे ही कार्य करते रहेंगे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। दर्शकों, आप देखते रहें रेपुटेशन मीडिया। मैं हूं आपका दोस्त राकेश पवार। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में किसी नई हस्ती के साथ। नमस्कार।